नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवी उत्सुक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर एमएसएमई के बारे में ये चैप्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर कवर कर लिया है, एमएसएमई के बारे में भी जानकारी ले ली है। कुछ चीज़ें रह गई थी एमएसएमई की, जो कि है कि एमएसएमई में भारत सरकार द्वारा रिसेंट क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, एमएसएमई सेक्टर के उत्थान के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। तो बेसिकली बहुत सारी स्कीम आई हुई हैं, हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम जो डिफरेंट स्कीम्स आई हुई हैं उनकी बात करेंगे। ओके, तो रीसेंट इनिशिएटिव इन एमएसएमई सेक्टर, उसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एट्सेट्रा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चलाए गए एमएसएमई को बचाने के लिए, एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं की बात करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इन 2020 and the new MSME definition included around 99% of all enterprises। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 2020 में एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज कर दिया। मैंने आपको बता ही दिया था रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो के लिए क्या था फ्रेंड्स 1, स्मॉल के लिए था 10 और मीडियम के लिए था 50 करोड़ क्या इन्वेस्टमेंट। और इसी का 5 टाइम्स था क्या, टर्न ओवर का कॉन्सेप्ट। याद है आपको? तो ये 5, ये 50 और ये 250, बराबर 250 करोड़। तो ये नई डेफिनेशन 2020 में आती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ये। तो लगभग 99% जो इंटरप्राइजेज थी, कंपनी, छोटे फर्म थी, कंपनी नहीं कहूँगा, छोटी फर्म्स थी, वो सारी की सारी एमएसएमई की डेफिनेशन के अंतर्गत फिट बैठ गई। दिस एम टू असिस्ट एमएसएमईज इन एक्सपेंडिंग एंड क्रिएटिंग मोर जॉब। उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्म एमएसएमई के दर्जे में आए, ताकि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकें, एमएसएमई का बेनिफिट ले सकें, उनको लोन वगैरह मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के अवसर क्रिएट हो सकें। ठीक है, फर्दर मोर द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एमएसएमई इज एबॉलिश्ड। अब ये भी मैंने बताया था कि पहले जो एमएसएमई हुआ करती थी उसमें सर्विस एमएसएमई के लिए अलग गाइडलाइन थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग थी, लेकिन जो नई डेफिनेशन आई उसमें ये सब हटा दिया गया। सिर्फ एमएसएमई माना गया, वो चाहे जिस चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करती हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, तो ये डिफरेंस भी मिटा दिया गया उनके द्वारा। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन डेलिबरेट मेजर्स टू गारंटी दैट द बेनिफिट ऑफ दीज एमएसएमई इनिशिएटिव रीच एमएसएमईज ऑन टाइम। गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रयास किया कि एमएसएमई को जो फ़ायदे मिलने चाहिए, जो बेनिफिट एमएसएमई को मिलना चाहिए, इनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है वो समय पर पहुँचें। अगर बोला जाता है कि एमएसएमई को 10 लाख तक का लोन बिना कोलेट्रल के मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। ये चीज़ इंश्योर करने में सरकार ने बहुत मेहनत की। न्यूमरस अनाउंसमेंट्स इन एडिशन टू द वेरियस एमएसएमई स्कीम्स, मतलब एमएसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम तो चल ही रही हैं, उसके अलावा बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए सरकार के द्वारा, हैव बीन मेड अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज टू ऑफर अर्जेंट हेल्प टू एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर जब कोविड आता है तो उसमें परेशानी में चले जाते हैं हम, तो उसी समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज रिलीज किया जाता है ताकि एमएसएमई को हेल्प की जा सके। ओके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करें। आत्मनिर्भर भारत पैकेज यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन चलाई गई। इसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इनहेंसिंग बिजनेस एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री विद द स्पेशल फोकस ऑन एमएसएमई। तो मेक इन इंडिया हुआ। मेक इन इंडिया किस लिए लाया गया, हमारे देश में बनाइए। हम मतलब ज़्यादातर चीज़ें दूसरे देश में बनती हैं, हम उसे उपयोग करते हैं, हम ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 18% का रोल है, सर्विस में हमारा 55% का रोल है। ठीक है, जीडीपी में। तो इसीलिए मेक इन इंडिया लाया गया, ताकि आप जैसे आईफोन हम चाइना में बन रहा है, यूएसए में बन रहा है, वहाँ से ले आ रहे हैं, हम चाहते हैं, मतलब इंडिया चाहता है कि ये सारी चीज़ें यहीं बने, हम बाहर से ना खरीदें उसको। मतलब हमारे देश में जैसे मान लीजिए हुंडई की गाड़ी है, तो हुंडई की गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो और यहीं पर बेची जाए, काइंड ऑफ दैट। ओके, आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी, यानी कि भारत खुद पर निर्भर हो, दूसरों पर निर्भर न रहे, उसके लिए भी पैकेज लाया गया। तो इसने मतलब बिजनेस को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अगर हम मेक इन इंडिया करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी ही। और ख़ास करके एमएसएमईज पर ज़्यादा जोर दिया गया कि ये लोग जो है इस काम को और आगे बढ़ाएं। टू मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जब कोविड-19 महामारी फैली तो गवर्नमेंट ने हैज़ टेकन फास्ट रिस्पॉन्स मेजर इन द फॉर्म ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो उस समय एमएसएमईज को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को रिलीज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है,
तो बात क्लियर हो जाती है यहाँ तक। तो हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी, उसमें 99% आपकी एमएसएमई जितनी भी इंटरप्राइजेज थी 99% सब एमएसएमई के दायरे में आ गई। उद्देश्य क्या था, ताकि एमएसएमई को उनको बढ़ने में मदद की जा सके। अगर आप एमएसएमई नहीं हैं तो आपको दूसरे तरीके से लोन मिलेंगे, अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको लोन और हर चीज़ की सुविधाएं अलग हो जाती है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा फायदा था, ठीक है। और इसमें एमएसएमई फैलेंगी, बढ़ेंगी, एक्सपैंड करेंगी, बदले में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये उद्देश्य था। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई और सर्विस एमएसएमई को अलग अलग माना जाता था, उसको एक में कर दिया गया कि भाई सब एक ही है, सिर्फ एमएसएमई मानेंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करिए चाहे सर्विस करते, वो अभी भी यही काम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई सर्विस का काम कर रहा है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से अब सिर्फ एमएसएमई माना जाएगा। बाइफर्केशन नहीं किया जाता कि तुम मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई हो, तुम सर्विस एमएसएमई हो, ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि जो एमएसएमई को बेनिफिट मिलना चाहिए भारत सरकार के कदम के द्वारा वो टाइम पर पहुंचे। भारत सरकार द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिया गया तो वो सरकार कोशिश ये करती है कि लोगों को पहुंचे। जैसे पहले ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें 2000 रुपये जो है खातों में डाले जाते हैं। पहले क्या होता था, वो जो है चले जाते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता था कि उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करे जनता को। अब जनता को बंटा या नहीं बंटा वो एक कंसर्न हो जाता था, लेकिन अब जब पैसा खाते में ही सीधे जा रहा है तो ऑब्वियसली फायदा सीधे जनता को ही पहुंचेगा। तो ठीक वही काम यहाँ पर करने की कोशिश की गई, जो भी फायदा है वो एमएसएमई को सीधा मिलना चाहिए। बहुत सारी एमएसएमई स्कीम चलने के अलावा काफ़ी सारे अनाउंसमेंट भी किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, ताकि एमएसएमईज को अर्जेंटली हेल्प की जाए। क्योंकि जब कोविड आया तो एक्सपोर्ट बंद हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बर्बादी अपने चरम पर आई, ठीक है। तो उस समय एमएसएमईज को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया था, ठीक है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया कि हमारा देश खुद पर सेल्फ रिलायंट रहे, अपने ऊपर जो है भरोसा रखे, दूसरों पर निर्भर ना रहे। तो इन सब ने मिला करके जो है बिजनेस को बढ़ावा दिया, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया कंट्री में, एमएसएमई को खास करके ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बिजनेस की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, कोविड-19 के दौरान कंटिन्यू करने के लिए, जब कोविड-19 पैंडेमिक आती है तो बिजनेस हमारा चलता रहे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। ध्यान रखेंगे, यहाँ आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है। हम अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, ऐसा अभियान चलाया गया है। और ये कोविड से बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया कि चलो इनको बचाओ अभी के लिए, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जो सरकार द्वारा किए गए हैं, वैसे सबके बारे में पढ़ना है, इसमें सबके बारे में पढ़ना है। मेक इन इंडिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ गारंटी स्कीम ECLGS, क्रेडिट गारंटी CGTMS यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेज, फिर इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो ये कुछ सर्टन स्कीम्स हैं, और भी हैं लेकिन ये कुछ हैं जो लाई गई हैं एमएसएमईज के लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI, तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं, किसके लिए, एमएसएमईज के लिए। सबके बारे में बात करेंगे, तो पहले से शुरू करेंगे मेक इन इंडिया से। द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन सितंबर 2014 एज पार्ट ऑफ लार्जर सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो पूरे देश को मजबूत करने के लिए, पूरा देश सफिशिएंट हो अपने आप में और हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, इसी के लिए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया जो है प्रोग्राम सितंबर 2014 में लॉन्च किया था, ठीक है। मेक इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू अ क्राइसिस सर्कमस्टेंसेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्निंग इंडिया इनटू ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था किस लिए, क्योंकि एक क्राइसिस सिचुएशन हुई थी, क्राइसिस की स्थिति बन गई थी, हम दूसरों पर ज़्यादा निर्भर थे। तो उसी की वजह से उद्देश्य क्या था मेक इन इंडिया का, कि इंडिया को हम बदलेंगे किस में, ग्लोबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब। हम दुनिया में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, डिजाइन हब के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही था। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन 4 पिलर। ध्यान रखें मेक इन इंडिया में कितने पिलर हैं, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। देयर आर 4 पिलर, 4 पिलर होते हैं। इस्टेब्लिश टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग बट आल्सो इन अदर सेक्टर्स। तो मेक इन इंडिया जो है 4 पिलर पर आधारित है। उद्देश्य क्या है इनका, उद्देश्य है ताकि जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट किया जा सके, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं अदर सेक्टर्स में भी किया जा सके। तो हमने बताया आपको मेक इन इंडिया में कितने पिलर हैं फ्रेंड्स, 4 पिलर हैं। कौन कौन से 4 पिलर, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर,
न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। ये 4 पिलर हैं फ्रेंड्स मेक इन इंडिया के। कौन कौन से? न्यू प्रोसेस, नई प्रोसेस अपनाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, नए सेक्टर्स ढूंढे जाएंगे एमएसएमई के लिए, और नए माइंडसेट के साथ में हम काम करेंगे। ये मेक इन इंडिया के 4 पिलर हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आपसे मेक इन इंडिया के पूछे जा सकते हैं वो यही है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम किस बारे में है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए है। दूसरा, मेक इन इंडिया के कितने पिलर हैं? 4, और इनके नाम पूछे जा सकते हैं। ओके, मेक इन इंडिया एक्शन प्लान एम टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाई 25% 2020-22। मतलब जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया था 2014 में, तो उद्देश्य ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 25% तक पहुंचाना है। ठीक है, यही टारगेट लेकर आए थे 2020-22 तक, और लगभग ये हमने पूरा भी कर लिया है। ठीक है, तो पहला हमने देखा फ्रेंड मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। सितंबर 2014 की बात है। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है क्या उद्देश्य है इसका? इंडिया को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के कितने पिलर हैं? 4 पिलर हैं। उद्देश्य क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को, व्यवसाय करने की इच्छा को बढ़ावा देना। 4 इसके पिलर कौन कौन से हैं? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। ध्यान रख करके एग्जाम में बैठें, इसीलिए रेड मार्क है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं घुमा करके। कई बार ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा एक पिलर नहीं है, तो 3 इसमें से रखेंगे, एक नया अपनी तरफ से रख देंगे। तो क्वेश्चन ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि हम मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही लाए थे, तो जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए 2020-22 तक। इसी के लिए मेक इन इंडिया को लाया गया था। ठीक है, फिर आता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ड्यूरिंग कोविड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री क्रेडिट स्कीम दैट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट 45 लाख एमएसएमईज। यानी कि कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देती है, 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देती है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कोलेटरल फ्री क्रेडिट है, यानी कि आपको कोई भी बंधक नहीं रखना, कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, हम आपको लोन ऐसे ही देंगे बिना बंधक के एमएसएमईज को। इससे फ़ायदा क्या होगा? 45 लाख 45 लाख जो एमएसएमईज हमारे देश में हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ टू एमएसएमई सेक्टर बाई इंसेंटिवाइजिंग मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन MLIs to provide extra credit at reasonable interest rate, allowing MSMEs to fulfill operational liability and restart their businesses। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एम क्या है? मच नीडेड रिलीफ मिली, मतलब जो हमारी एमएसएमई सेक्टर था उसको राहत मिली। क्यों? क्योंकि भाई कोविड के दौरान हालत ख़राब थी। 3 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार देगी और वो बिना किसी चीज़ को बंधक रखे अगर एमएसएमईज को मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एमएसएमई को रिलीफ मिली। साथ ही साथ में इन्होंने इंसेंटिव भी दिया कि अगर मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो बैंक वगैरह है, इनको इंसेंटिव भी दिया गया कि अगर तुम एमएसएमई को लोन दोगे तो तुम्हें इंसेंटिव भी मिलेगा, ताकि वो एक्स्ट्रा क्रेडिट दें। किसको? एमएसएमईज को, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर। बैंकों को इंसेंटिव दिया गया ताकि वो एमएसएमई को रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन दें, अलाउइंग एमएसएमईज टू फुलफिल ऑपरेशनल लायबिलिटी एंड रीस्टार्ट देयर बिजनेसेस। ताकि जो बिजनेस को, एमएसएमईज को बिजनेस करने के लिए जो ऑपरेशनल लायबिलिटी होती हैं, ऑपरेशनल लायबिलिटी मतलब सैलरी देना, डीजल की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो भी जिम्मेदारी उसको पूरा कर सकें और अपने बिजनेस को फिर से रीस्टार्ट कर सकें, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। तो उसी के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम लाई गई थी। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड जो है, वैसे देखिए अगर हम और डिटेल में बात करें इसमें बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में बस इतना ही दिया है तो मैं भी इतना ही पढ़ा करके निकल रहा हूँ। अदरवाइज CGTMSC अपने आप में एक 30 मिनट का लेक्चर है पूरा। ये जो CGTMSC है 30 मिनट का लेक्चर है अपने आप में, ये खुद जो है, लेकिन यहाँ ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की गई है, ऊपर ऊपर से डिस्कस हुआ, तो हम भी ऊपर ऊपर ही डिस्कस करके चले जा रहे हैं। अदरवाइज इसमें होता है कि कितने % जो है सब्सिडी मिलती है अगर मतलब पहाड़ों पर है तब, नॉर्मल राज्यों में है तो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें CGTMSC में। ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हुई है। तो CGTMSC होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इंडिविजुअल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज कैन अप्लाई फॉर कोलेटरल फ्री लोन अप टू 1 करोड़। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो अकेली जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो कोलेटरल फ्री लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। कोलेटरल फ्री मतलब कुछ भी बंधक गिरवी नहीं रखना है। बैंकों से लोन लेने में सबसे बड़ी समस्या यही है
कि मैं लोन तो ले लूँ, मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, लेकिन 50 लाख के बदले में मैं रखूँगा क्या, क्या गिरवी रख दूँ उसके लिए, ठीक है। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है कोलेट्रल फ्री लोन जो है 1 करोड़ रुपए तक का प्राप्त कर सकती है। कहाँ से? फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड सिडबी। किससे? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा और सिडबी द्वारा कोलेट्रल फ्री लोन अप टू 1 करोड़ देने की योजना लाई गई सीजीटीएमएससी में। एक्नॉलेजिंग दैट अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट विदाउट हैसल ऑफ कोलेट्रल्स और थर्ड पार्टी गारंटी would be a substantial source of support to first generation entrepreneurs in realizing their dream of having established their own micro and small enterprises। तो यहाँ इन्होंने कहा कि मतलब सरकार ने ये माना कि अगर जो है कोलेट्रल के बगैर, थर्ड पार्टी गारंटी के बगैर अगर बैंक का लोन मिल जाए जो है एमएसएमई को, फर्स्ट जनरेशन के जो पहली बार वाले एंटरप्रेन्योर आए हैं हमारे पास में, जिन्होंने अपनी एमएसएमई इस्टेब्लिश करने का, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने का सपना रखा हुआ है, अगर उनको बिना कोलेट्रल के, भाई जैसे मैं ही अगर एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए मान लेते हैं, तो मुझे कौन देगा 1 करोड़? कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई बंधक रखो, घर जमीन कुछ तो रखो गिरवी, तब तो हम उसके बदले में तुमको देंगे। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी चीज़ को बंधक रखे हुए आप इसको दे दीजिए। अब अगर 1 करोड़ रुपए का लोन मिल गया बिना बंधक रखे हुए कुछ भी, तो मैं अपना बिजनेस वाकई स्टार्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लॉन्च्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम, वही सीजीटीएमएससी की बात हो रही। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की टू स्ट्रेंथन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एमएसई सेक्टर। मतलब क्या है, देखो बता रहे हैं, अब 1 करोड़ रुपए का बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है, बिना कोलेट्रल के, मान लो डूब जाए तो क्या होगा? सवाल है ना कि 1 करोड़ का लोन तो दे दिया, बहुत बहादुर बने, और उस बंदे ने सोचा तो था पर उसकी फैक्ट्री ना चल पाई, हमारा लोन एनपीए हो गया, कोई पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? तो वहीं पर ही ये सीजीटीएमएससी स्कीम सामने आती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम ही बोला जाता है इसको। क्रेडिट की गारंटी सरकार देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी देता है कि भाई अगर तुम्हारा 1 करोड़ डूब गया तो हम तुम्हें 85% तक हम पैसा लौटाएंगे। मैं कौन? सिडबी लौटाएगा, एमएसएमई की मिनिस्ट्री लौटाएगी। कितना? 85% तक। अब वो केस है, कहीं 50% लौटाते हैं, कहीं 65% लौटाया जाता है, कहीं 75% लौटाया जाता है। इस तरीके से डिफरेंट केसेस में डिफरेंट है, लेकिन मतलब बैंक का पैसा पूरा नहीं डूबने पाएगा, इस बात की गारंटी है, दैट इज क्रेडिट गारंटी, ठीक है। इस बात की गारंटी कि हे बैंक, तुम्हारा पैसा हम डूबने नहीं देंगे, हम तुम्हें लौटाएंगे। अगर ये डूब गया मान लो बंदे से, तो हम तुम्हें लौटाएंगे, दैट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो उसी से क्या हुआ कि क्रेडिट डिलीवरी शुरू हो गई और एमएसई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर को पैसा जाने लगा, क्योंकि अब बैंक को डर नहीं रहा कि हमारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। सीजीटीएमएससी सपोर्टेड द पैंडेमिक अफेक्टेड एमएसएमई सेक्टर इन रिगेनिंग द फुटिंग। तो सीजीटीएमएससी जब आया तो एमएसएमई चूंकि हमारा प्रभावित था किससे? पैंडेमिक से, महामारी से, तो उसको दोबारा से जो है अपने कदमों पर खड़ा होने, अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। किसने? सीजीटीएमएससी ने, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स हमारी इमरजेंसी लाइन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी में लाई गई थी। इमरजेंसी क्यों? क्योंकि कोविड आ गया था। तो 3 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए कोलेट्रल फ्री क्रेडिट सिस्टम स्कीम, यानी कि बिना कोलेट्रल के एमएसएमईज को लोन दिया गया। जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, बैंक वगैरह थे, एनबीएफसीज थी, उनको इंसेंटिव दिया गया ताकि वो सस्ते में लोन एमएसएमईज को प्रोवाइड कर सकें और एमएसएमई अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर सके, जो उनकी ऑपरेशनल लायबिलिटी है उसको पूरा कर सके। फिर सीजीटीएमएससी स्कीम आई। सीजीटीएमएससी स्कीम में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम के लिए नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म ही देखिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। माइक्रो और स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए नहीं है। तो इंडिविजुअल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन की बात की। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। सरकार ने ये माना कि अगर जो है बैंक क्रेडिट अवेलेबल रहेगा एंटरप्रेन्योर्स को बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के, तो ऑब्वियसली वो अपना सपना पूरा कर सकेंगे, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज खोल सकेंगे। इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया क्रेडिट गारंटी स्कीम सीजीटीएमएससी। उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया कि अगर मान लो
पैसा डूब जाता है बैंक का, तो उसकी लौटाने की गारंटी, उस क्रेडिट की गारंटी कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई देती है। सीजीटीएमएससी द्वारा पैसा लौटाया जाएगा। सीजीटीएमएससी ने सपोर्ट किया एमएसएमई को, कोविड से प्रभावित एमएसएमई को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में इसने मदद की। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। देखो अब इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब इंटरेस्ट जो भी पे करना है उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की गई। ठीक है, सिंपल सा यही है। किसके लिए है? द प्लान हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एज ए फंडिंग मैकेनिज्म फॉर द खादी प्रोग्राम रन बाय द कंट्रीज खादी इंस्टीट्यूशन। खादी प्रोग्राम के लिए ये स्कीम लाई गई थी। देश के खादी इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो खादी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको फंड अवेलेबल करवाने के लिए ही इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लाया गया था। इट फैसिलिटेट बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड ब्रिजेस द गैप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम बजटरी सोर्सेस एंड द रियल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है, आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, वो भी सब्सिडी आपको इंटरेस्ट पर दी जाती है। बैंकों से आप उधार ले सकते हैं, उसमें भी आपको सब्सिडी दी जाती है, ताकि जो आपके पास फंड अवेलेबल है बजट से, यानी भारत सरकार द्वारा जो बजट दिया गया है उसमें जो फंड अवेलेबल है और एक्चुअल में जो रियल में आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मान लो हमें रियल में 500 करोड़ की जरूरत है और बजट में हमारे लिए एलोकेट किया गया, हमारे लिए खादी के लिए 400 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं, तो ये जो 100 करोड़ का गैप है उसको ब्रिज करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, क्या मिलेगा इसमें? हमें सब्सिडी मिलती है। किसके लिए है ये प्रोग्राम? खास करके केवल खादी के लिए है। किसके लिए? खादी के लिए। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जनवरी 2016 में, और इसकी टैग लाइन क्या है? स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया दूसरी स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया दूसरी स्कीम है। अभी हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी टैग लाइन में दोनों हैं। टैग लाइन में स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया दोनों की बात होती है। द इनिशिएटिव इंटेंड टू क्रिएट अ रोबस्ट इन्वायरमेंट फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग लार्जर स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या होगा? स्टार्टअप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है? रोबस्ट इन्वायरमेंट फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके, और साथ ही साथ में बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सके, उसी के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को लाया गया था। अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर, द स्टार्टअप मूवमेंट will expand to agriculture, manufacturing, healthcare and education from current tier 1 cities. It will spread to tier 2 and tier 3 cities also. मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर पर तो जोर ही दिया जाएगा स्टार्टअप इंडिया में। उसके अलावा ये एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, मैन्युफैक्चरिंग में भी, हेल्थ केयर में भी, एजुकेशन में भी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ में अभी ये जो है टायर 1 सिटीज़ में अवेलेबल है, लेकिन इसको धीरे धीरे जो है टायर 2 सिटी और टायर 3 सिटीज़ में भी फैलाया जाएगा, इंक्लूडिंग सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़, वहाँ पर भी इसको लेकर जाएंगे। द स्टार्टअप इंडिया स्कीम एम टू सपोर्ट इंडिविजुअल आर बिजनेसेस दैट हैव रिसेंटली फॉर्म देयर ओन स्टार्टअप्स बाय ऑफरिंग बेटर फाइनेंस इंक्लूडिंग टैक्स ब्रेक्स एंड इंश्योरिंग दैट द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए स्टार्टअप इज इन इंडिया स्मूथ एंड क्विक। स्टार्टअप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या होगा? स्टार्टअप इंडिया में सपोर्ट दिया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति अपना स्टार्टअप चलाना चाहे, चाहे कोई बिजनेस अपना नया नया स्टार्टअप खोलना चाहता है। कैसे? बेहतर फाइनेंस की सुविधाएं, लोन की सुविधा आसान करेंगे, टैक्स ब्रेक यानी टैक्स में छूट देंगे, टैक्स ब्रेक मतलब टैक्स में छूट दिया जाएगा, और साथ ही साथ इंश्योर किया जाएगा स्टार्टअप इंडिया के तहत कि अगर आपको स्टार्टअप इस्टेब्लिश करना है तो उसकी प्रक्रिया आसान की जाए, स्मूथ और क्विक। 20 तरह के अप्रूवल लेने की और 20 तरह के डिपार्टमेंट में आपको दौड़ना ना पड़े, वो भी यहाँ पर काम किया जाएगा ताकि आप आसानी से स्टार्टअप शुरू कर सकें। स्टार्टअप इंडिया इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप initiative aimed at catalyzing startup culture and creating robust and inclusive environment for innovation and entrepreneurship in India। तो स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, जिसकी सहायता से हम स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं, रोबस्ट और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज हम ला सकें और एंटरप्रेन्योरशिप, व्यवसायीकरण को हम बढ़ावा दे सकें। ठीक है, यही उद्देश्य है। स्टार्टअप प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन, क्रिएट जॉब, फोस्टर एंड इनोवेशन कल्चर एंड ट्रांसफॉर्म मिलेनियल्स फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब गिवर एंड सो पोटेंशियली इमर्ज एज ए व्हीकल टू कैप्चर द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक, अब कुछ और बातें, मतलब बेसिकली आप देख रहे होंगे कि बस बातें ही चल रही हैं, यहाँ हम कुछ काम नहीं देख रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया क्या करता है? स्टार्टअप इंडिया प्रमोट करता है
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। वेल्थ क्रिएट होगी, लोग कमाएंगे, धन संचय करेंगे, जॉब क्रिएट होगी, नई नई इनोवेशन बढ़ेगा, नया नया इनोवेशन होगा। मिलेनियल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। मिलेनियल वो लोग होते हैं जो 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए हैं, उन लोगों को मिलेनियल बोला जाता है, ठीक है। बेबी बूमर, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, एचआरएम में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एचआरएम सीआईबी का है लेकिन, ठीक है। तो मिलेनियल उन लोगों को बोला जाता है फ्रेंड जो 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए हैं। फ्रॉम जॉब सीकर, यानी ये बोलते हैं कि हम मिलेनियल को जॉब सीकर यानी नौकरी की तलाश करने वाले की जगह पर जॉब देने वाला बनाना चाहते हैं। जॉब गिवर, हम नौकरी की तलाश में नहीं, हम नौकरी दे रहे हैं, ठीक है। सो पोटेंशियली इमर्ज एज ए व्हीकल टू कैप्चर द डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब उद्देश्य क्या है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैप्चर करना चाहते हैं। सवाल यह है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ऐसा होता है फ्रेंड, सिंपल भाषा में, हमारे देश में अभी काम करने वाली वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जवान है। क्या मतलब है, जैसे जापान में लोग बूढ़े हो रहे हैं, बहुत एज तक जीते हैं, वो मरते नहीं है, लेकिन अब एक सर्टन 80 एज के बाद में वो काम के नहीं रह जाते हैं। हमारी जस्ट उल्टी केस है। हमारे यहाँ अभी मानकर चलिए कि लगभग जो है 40 से 45% जनता वो 18 साल से लेकर के 25 और 30 साल की एज के या 45 साल की एज के बीच में आती है। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जो हमारी डेमोग्राफी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसका फायदा हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अकर्स व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पीपल इन द टोटल पॉपुलेशन इज हाई, मतलब टोटल पॉपुलेशन में अगर मान लो 100 लोग हैं, उनमें से अगर वर्किंग पॉपुलेशन जो नौकरी कर सकती है, जो बिजनेस कर सकती है, अगर मान लो वो 60 है तो ये ज़्यादा अच्छा है। देन कि जापान में टोटल 100 लोग अगर हैं तो उसमें वर्किंग लोग 30 हैं। ध्यान देंगे, चाइना जो है मेरे ख्याल से सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था कि सिर्फ एक बच्चे पैदा कर सकते हैं आप, ठीक है। वो उन्होंने ढंग से इम्प्लीमेंट किया और अपनी जनसंख्या को कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब वो खुद प्रमोट करें कि आप कम से कम 3 बच्चे पैदा करिए। क्यों? क्योंकि अब उनके पास में वर्क करने के लिए नई वर्कफोर्स नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे पैदा ही नहीं हुए, तो काम कौन करेगा। आई बिलीव आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का फंडा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब तक नए लोग नहीं पैदा होंगे, भाई पुराने वाले तो धीरे धीरे खपते जाएंगे, निपटते जाएंगे, तो नए लोग आने चाहिए सामने और वो देश को संभालेंगे, ठीक है। तो दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे अच्छा है क्योंकि हमारे पास में यूथ बहुत है, काम करने वाली जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छा फायदा हम उठाना चाहते हैं, वही ये बोल रहे हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात फ्रेंड्स हमारी स्टार्टअप इंडिया की। तो हमने देखा स्टार्टअप इंडिया में क्या खासियत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लाया था। टैग लाइन है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। उद्देश्य क्या है, सिर्फ उद्देश्य की ही बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जा सके। किस चीज़ के लिए? इनोवेशन के लिए। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। ये सारा जो है स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य था। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के अलावा इसे एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन, इन सभी सेक्टर में स्टार्टअप इंडिया को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी हम टायर 1 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको हम टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, सेमी अर्बन, रूरल एरिया सभी जगह ले करके जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम का उद्देश्य है, चाहे कोई अकेला व्यक्ति हो, चाहे कोई बिजनेस हो, अगर उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है तो उनको बेहतर फाइनेंस, लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, टैक्स में भी छूट दी जाए और साथ ही साथ में स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने में उनको आसानी हो, स्मूथ और क्विक प्रोसेस हो, सिम कार्ड खरीदने जैसा काम हो जाए अगर, तो बहुत अच्छा है। ये उद्देश्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना है, सभी लोग स्टार्टअप में लगें, कोशिश ये है, ठीक है। और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पर इनोवेशन हो, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आए और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना भी आगे बढ़े। स्टार्टअप जो है क्या करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे पूरे देश का, पूरा देश हमारा आगे बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएट होगी, लोग अमीर होंगे, नई नई जॉब बनेगी, इनोवेशन का कल्चर आएगा। मिलेनियल जो हैं, मिलेनियल लोग कहते हैं जो 1981 से 1996 के बीच में बॉर्न हुए होते हैं, पैदा हुए होते हैं, वो जॉब सीकर की जगह पर जॉब गिवर होंगे। मिलेनियल ही को कह रहे हैं क्योंकि ये वो प्रोपोर्शन है जो अभी नौकरी के लिए एकदम तैयार बैठी है। मतलब ये है, ये इस समय नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए तैयार जनरेशन है। क्योंकि 1996 में अगर कोई पैदा हुआ है तो अभी कितने साल का होगा, 4 साल उधर पकड़ लीजिए, 2000 आ गया और 25, 4, 29 है ना, 28-29 साल की एज के मैक्सिमम मतलब मिनिमम 28-29 साल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी इस समय मौके पर कमाने वाले लोग हैं, ओके। तो इसीलिए मिलेनियल को जो है किसमें चेंज किया जाएगा, जॉब सीकर की जगह पर
जॉब गिवर में बदला जाएगा। नौकरी तलाशने की जगह नौकरी देने वाले बनाया जाएगा, ताकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकें। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? जब पॉपुलेशन में से, टोटल पॉपुलेशन में से वर्किंग पॉपुलेशन का प्रपोर्शन ज़्यादा हो, काम करने वाले, कमाने वाले लोग ज़्यादा हों, तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। जिन घरों में 5 लोग हैं और पाँचों कमाते हैं, उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं अच्छा है। जिन घरों में सिर्फ एक कोई कमाता है और 5 लोग निर्भर उस पर और होते हैं, वहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा नहीं है। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस लिए लाई थी गवर्नमेंट द्वारा? गवर्नमेंट लॉन्चेड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू प्रोवाइड अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर आइदर females or belong to SC/ST category and require financial assistance to start their green field business venture। बस ठीक है। तो देखो स्टैंड अप इंडिया लाया गया था 2 तरीके के लोगों के लिए। एक तो व्यक्ति अगर SC/ST कैटेगरी से है तो उसको जो है लोन दिया जाए, या कोई फीमेल है उसको लोन दिया जाए। किस चीज़ के लिए लोन दिया जाए? ताकि वो अपना ग्रीन फील्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ग्रीन फील्ड बिजनेस क्या होता है? पहली बार का बिजनेस। जब आप पहली बार कोई काम करें, मैं किराने की दुकान, ग्रोसरी की दुकान खोलता हूं पहली बार अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो उसे ग्रीन फील्ड बिजनेस मैं कहूँगा। ठीक है, एक बार खोला था बंद कर दिया, या एक खोला हुआ है दूसरा खोलना चाहता हो, तो उसे ग्रीन फील्ड नहीं कहते हैं। पहली बार जब आप दुकान खोलें, बिजनेस खोलें, तो उसे ग्रीन फील्ड बिजनेस कहा जाता है। तो ग्रीन फील्ड बिजनेस वेंचर अगर कोई करना चाहता है तो उसी के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाई गई थी। वो वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है और SC/ST कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो लोन दिया जाता था वो 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है इनको, लो इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, बस। तो ये हो गई बात फ्रेंड्स जो है स्टैंड अप इंडिया के बारे में। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम हमारा किस चीज़ के लिए था? वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए या SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, ग्रीन फील्ड बिजनेस वेंचर के लिए है। 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब आती है अगली स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI बोलते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड यानी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी मान लो 100 कार बनाती थी, ठीक है, अब अगर वो 110 कार बनाएगी तो ये जो 10 कार एक्स्ट्रा बनाएगी उस पर सब्सिडी दी जाएगी, उस पर इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो एक्स्ट्रा 10 कार आपने बनाई, इसे ही फ्रेंड्स प्रोडक्शन लिंक्ड, क्योंकि आपका जो इस इंसेंटिव है वो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसीलिए इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत बात करेंगे। कीपिंग इन माइंड इंडियाज एम्बिशन टू बिकमिंग एन आत्मनिर्भर, एन एलोकेशन ऑफ 1.97 लाख करोड़ हैज बीन earmarked in यूनियन बजट 2021-22 फॉर PLI प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम प्रोग्राम फॉर 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ओवर अ 5-year पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम फिजिकल ईयर 2021-22। ठीक है, तो यूनियन बजट 2021-22 में 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए और अगले 5 वर्षों में इंडिया जो है आत्मनिर्भर हो जाए, उसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। 5 साल का समय कब से शुरू होता है? फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर 2021-22 से। ठीक है, PLI इज ए ट्रेडिशनल एंड वाइडली एम्प्लॉयड गवर्नमेंट मेथड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स कंसिडरिंग इंपॉर्टेंट फॉर जॉब क्रिएशन, सोशल वेलफेयर एंड टैक्सेशन। तो PLI जो है पहले से चला आ रहा सिस्टम है भारत सरकार का, कोई नई चीज़ नहीं है, ट्रेडिशनल है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज़ के लिए? ताकि प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके, किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। क्यों? क्योंकि इससे नई नई जॉब क्रिएट होंगी, समाज का भला होगा और साथ ही साथ में टैक्स भी ज़्यादा कमाया जा सकेगा सरकार के द्वारा। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आर सिंपली फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एंटरप्राइजेज टू इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंसेंटिव हैं। जैसे 10 कार और बनाओगे तो हर कार पे 10,000 रुपये मिलेगा, तो 1 लाख मिल जाएगा, ताकि आउटपुट बढ़ा सकें, ज़्यादा कार मैन्युफैक्चर की जा सके। इसी के लिए ये PLI स्कीम लाई जाती है। दे माइट टेक द फॉर्म ऑफ टैक्स ब्रेक्स, रिड्यूस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेवीज, रिड्यूस्ड एंड लैंड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट। अब सरकार हो सकता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव सीधे कैश में दे दे कि सीधा कैश ले लो, या हो सकता है आपको टैक्स में छूट दे दे कि अगर आपने अपना जो है 100 कार बनाते थे, अगर तुम 120 कार बनाओगे तो बदले में जो है तुम्हें टैक्स में 2% का रिबेट दे देंगे, जितना भी टैक्स तुमको भरना उसमें 2% की छूट दे देंगे। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दे सरकार द्वारा, घटाई जा सके। या फिर लैंड को, ज़मीन को एक्वायर करने में जो भी रिक्वायरमेंट है कि भाई कम से कम इस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको 1 लाख स्क्वायर फीट चाहिए, तो हो सकता है सरकार ये बोल देगी 1 लाख नहीं और कम में भी हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके की इंसेंटिव सरकार जो है कंपनियों को प्रोवाइड करती है।
द PLI scheme is a government of India initiative that encourage not only international enterprises to locate workers in the country and so produce employment but also domestic and local industry to create micro jobs। तो PLI स्कीम में क्या होता है, ये केवल इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस को तो कहेगा ही कि आप हमारी कंट्री में जो है वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ठीक है, हमारे लोगों को नौकरी दीजिए, साथ ही साथ में जो घरेलू हमारी जो है और लोकल इंडस्ट्री हैं उनको भी बोलती है कि आप जॉब क्रिएट करो। क्यों? क्योंकि भाई चाहे विदेशी कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, अगर उनको इंसेंटिव मिलेगा तो वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेंगे। PLI स्कीम प्रोवाइड क्वालिफाइंग मैन्युफैक्चरर्स इंसेंटिव रेंजिंग फ्रॉम 4 to 6% ऑन एडिशनल सेल्स एबव द बेस ईयर ऑफ 2019-20 फॉर द 4 to 6 ईयर पीरियड। अब देखो क्या क्या मिलता है इसमें। तो पहली बात तो क्वालिफाइंग मैन्युफैक्चरर सबके लिए नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर क्वालिफाई करेगा PLI स्कीम के लिए उसको मिलेगा। क्या इंसेंटिव मिलेगा? 4 से 6% का छूट मिलती है, 4% से 6% का इंसेंटिव मिलता है। छूट क्या? इंसेंटिव मिलता है किस पर? जितनी भी एडिशनल सेल की है आपने, मानो आप 100 करोड़ की सेल करते थे तो इस यानी 2019-20 में, बेस ईयर किसको माना? 2019-20 में। 2019-20 में अगर आप 100 करोड़ की सेल करते थे और इस साल आपने 150 करोड़ की सेल की, तो ये जो 50 करोड़ रुपए आपने एक्स्ट्रा सेल की है इसका 4 से 6% सरकार आपको सब वो इंसेंटिव देती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है और ये कितने साल के लिए है? 2019-20 से 4 से 6 साल तक ये सरकार आपको प्रोवाइड करती रहेगी PLI स्कीम के थ्रू, ठीक है। इट इज कंपेरेबल टू द सब्सिडी प्रोवाइडेड थ्रू डायरेक्ट पेमेंट एज ए बजट फॉर लोकली मेड आइटम बाय द सेलेक्टेड बेनिफिशियरी। तो इट इज मतलब इसे कंपेयर किया जा सकता है कि एक सब्सिडी प्रोवाइड की गई है डायरेक्ट पेमेंट थ्रू डायरेक्ट पेमेंट एज ए बजटेड फॉर लोकली मेड आइटम बाय द सेलेक्टेड, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे समझ लो कि लोकल स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको जो है सब्सिडी दे दी गई। तो चाहे वो कह लीजिए भाई 100 रुपये का सामान बनाया, सरकार ने उसको जो है 5 रुपये की सब्सिडी दे दी, यानी 5 रुपये उसके पास चले आए तो कितना 95 रुपये ही एक तरीके से उसका लगा, ठीक है। तो सब्सिडी देना या फिर इंसेंटिव देना एक ही जैसी बात है, ये इनका कहने का मतलब है। चाहे सब्सिडी मानिए चाहे इंसेंटिव मानिए एक ही बात है, ठीक है। द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट 2021-22 with 1.97 लाख करोड़ बजट इंक्लूडेड 13 चैंपियन सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, स्टील, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल एंड पैरास्यूटिकल्स। मतलब यहाँ पर मैंने दोबारा ये बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं कि 13 सेक्टर की बात है, 1.97 लाख करोड़ का बजट है 2021-22 में एलोकेट किया गया है। लेकिन किन सेक्टर्स? 13 सेक्टर में से टेक्सटाइल, स्टील, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल, इन सबको है वो मिलता है फ्रेंड्स। क्या मिलता है? PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ी देर फ्रेंड्स लेक्चर जो है और चलेगा, फिर हम ये चैप्टर कवर कर देंगे। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में आपको समझ में आ गया होगा। देखो प्रोडक्शन लिंक्ड है, मतलब ध्यान रखना कि कोई चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए तभी उसमें हम इंसेंटिव दे पाएंगे। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया गया था, उसी के तहत यूनियन बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अगले 5 वर्षों में, ठीक है, ताकि उन्हें हम आत्मनिर्भर बना सकें। PLI जो है पहले से सरकार द्वारा यूज की जाने वाली स्कीम है। उद्देश्य है प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, नए जॉब क्रिएट करना, समाज का भला करना और टैक्स वसूलना, ठीक है। उसके बाद में PLI का मतलब होता है सिंपली फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाना इंटरप्राइजेस को ताकि वो आउटपुट अपना बढ़ाएं। अब जो इंसेंटिव है वो टैक्स छूट के रूप में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट के रूप में, जैसे मुझे टैक्स बेनिफिट सरकार देना चाहे तो अभी एजुकेशन पर 18% का जो है GST लगता है, एजुकेशन मतलब कोचिंग्स पर। तो अगर चाहे सरकार मुझे इंसेंटिव देना तो वो बोलेगी कि ऐसा है कि 18% जो है हम 12% अब आपसे लेंगे, तो 6% का मुझे ऑब्वियसली बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। उसके अंदर PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ताकि जो इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज हैं, लोकल इंटरप्राइजेज हैं, वो सभी यहाँ लोकल स्तर पर इंडस्ट्री लगाएं और जो है ज़्यादा जॉब क्रिएट करें। इस स्कीम में क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चर क्वालिफाई करते हैं इस स्कीम के लिए उनको 4 से 6% का इंसेंटिव दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? जो भी एडिशनल सेल की है। एडिशनल सेल कैसे नापेंगे? उसके लिए बेस ईयर 2019-20 को माना गया। 19-20 में अगर 100 रुपये का बेचा था तो अभी क्या बेचा, और ये स्कीम 4 से 6 साल के लिए अवेलेबल है अगले, ठीक है। उसके बाद में ये सब्सिडी के जैसा ही होता है। यूनियन बजट जो है 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे 13 सेक्टर्स के लिए। उसमें टेक्सटाइल, स्टील, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल वगैरह आते हैं फ्रेंड्स, ओके। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहीं एग्रीकल्चर वगैरह की जिक्र नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड है। कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, स्टील में, टेक्सटाइल में मेजरमेंट हो सकता है, ऑटोमोबाइल में, फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। अब कुछ फ्रेंड्स जो है स्कीम और जो है
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, अदर स्कीम जो है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए हैं। तो कई सारी हैं, लेकिन बहुत एक एक दो लाइन का डिस्कशन हमें करना है। एक है उद्यमी मित्र पोर्टल। उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है सिडबी द्वारा टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विस टू एमएसएमई। तो उद्यमी मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट, लोन की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके, एमएसएमई को हैंड होल्डिंग की जा सके। बस इतना ही है, उद्यमी मित्र पोर्टल है, मित्र हैं हम, तो सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया है। हम आपको सहयोग करेंगे ताकि आप आसानी से लोन ले सकें और आपको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई संबंध, एमएसएमई संबंध किस लिए है? टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमई बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। एमएसएमई संबंध जो है लाया गया किस चीज़ के लिए? भारत सरकार ने ये कहा कि अब आपको जो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, इवन बैंक, उनको कहा गया कि अब आपको जो भी खरीदारी करनी है वो एमएसएमई से करनी होगी, और खास करके जेम पोर्टल से करनी होगी। अगर आप देखते होंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप देखते होंगे इवन जो कंपनियों में, मतलब बैंकों में जो आपके जीएम वगैरह को कार दी जाती है, वो भी अब जो है एमएसएमई से प्रोक्योर की जाती हैं, ऑनलाइन जेम पोर्टल के थ्रू प्रोक्योर करने की बात की गई है। तो ये एमएसएमई संबंध है, ठीक है, समझ गए, एमएसएमई संबंध है। एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल के लिए एमएसएमई समाधान है, ध्यान रखेंगे। एमएसएमई में अगर मान लो किसी एमएसएमई ने बेचा और उसको पेमेंट नहीं मिली, तो उसके लिए डिले अगर हो रहा है पेमेंट में, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसको एमएसएमई समाधान कहा गया है, ठीक है। तो दिस विल एम्पावर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर अक्रॉस द कंट्री टू डायरेक्टली रजिस्टर देयर केसेस रिलेटिंग टू डिलेड पेमेंट बाई सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट। मान लो एमएसएमई ने कोई सामान बेचा, अब वो चाहे केंद्र सरकार के पास गया हो, चाहे राज्य सरकार के पास गया हो, और उसकी पेमेंट अगर नहीं मिल रही है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और पेमेंट नहीं आ रही है, तो उसके लिए जो है एमएसएमई समाधान पोर्टल पर जा करके रजिस्टर किया जा सकता है कि सर हमारी पेमेंट डिले हो रही है, और उस केस को देख करके मैटर को सॉल्व किया जाएगा। इससे क्या है कि जैसे भाई बेच दिया उसने, मान लो 2 करोड़ रुपए का सामान आपको बेच दिया और आप 6 महीने तक उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसका 2 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, एमएसएमई डूब सकती है छोटी मोटी, ठीक है। इसीलिए समाधान पोर्टल लाया गया है। डिजिटल एमएसएमई स्कीम लाई गई। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर एमएसएमई यूज द इंटरनेट टू एक्सेस कॉमन एज वेल एज टेलर मेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब डिजिटल एमएसएमई स्कीम में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करने की बात की जाती है। जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एमएसएमई द्वारा यूज किया जाए इंटरनेट के थ्रू, उसी के लिए ये स्कीम लाई गई थी। डिजिटल एमएसएमई स्कीम लॉन्च की गई है किसके लिए? प्रमोट किया जाना है आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए लाया गया था एमएसएमई सेक्टर में। कहाँ पर? एमएसएमई सेक्टर में। कैसे? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल को अडॉप्ट करेंगे एमएसएमई के लोग, और एप्लीकेशन यूज करेंगे बिजनेस प्रोसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए। मतलब इनका कहने की यह है कि एमएसएमई ऑनलाइन हो, जो भी प्रक्रिया करे वो एमएसएमई द्वारा की जानी चाहिए, उसमें आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। जो भी टूल्स वगैरह अवेलेबल उनको यूज करो, क्लाउड कंप्यूटर वगैरह इन सब का यूज करने के लिए सलाह दी गई। किसमें? डिजिटल एमएसएमई में। फिर आया प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGPY। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जैसे CGTMSE वैसे ही PMEGPY है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बस इतना ही। अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्कीम लाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा ये स्कीम लाई गई है। सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है लोन में। क्या किया जाता है? सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है लोन देने में। स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल जो हमारी पहले से चली आ रही इंडस्ट्री हैं उनको रीजनरेट करना है, फिर से उनको काबिल बनाना है, वो स्फूर्ति है। ऑर्गेनाइजेज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसन इनटू क्लस्टर्स एंड मेक देम कम्पिटिटिव बाय इन्हेंसिंग देयर मार्केटेबिलिटी एंड इक्विपिंग देम विद द इम्प्रूव्ड स्किल्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे आर्टिसियन है, मतलब जो है मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, इन सबको एक क्लस्टर बनाया जाता है, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और उनको हेल्प की जाती है मार्केटेबिलिटी में, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है स्फूर्ति के तहत। फुल फॉर्म याद रखिए, स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर आया एस्पायर किससे रिलेटेड है? आई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट क्रिएट्स न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, फैसिलिटेट इनोवेटिव बिजनेस सोल्यूशन।
कॉमन सी बात इन्होंने करी कि इससे क्या है, नई जॉब क्रिएट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना बढ़ती है, इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को। ठीक है, फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम NMCP टू डेवलप ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस अमंग इंडियन MSMEs बाय इम्प्रूविंग देयर प्रोसेसेस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एक्सेस। मतलब क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट विदेशों में जाएं तो वो रिजेक्ट ना हो, इंटरनेशनल लेवल पर हम कंपटीशन कर सकें, उसी के लिए हमारी MSMEs को सहायता दी जाती है कि वो अपनी प्रोसेस को सुधारें, अपनी डिज़ाइन को सुधारें, अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारें, मार्केट में उनको एक्सेसिबिलिटी मिल सके, उसी के लिए ये स्कीम लाई गई। ठीक है, उसके बाद में MSc CDP, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए क्लस्टर की बात एक जगह और करी थी हमने, यहाँ पर क्लस्टर बनाए जाएंगे। देखिए स्फूर्ति में क्या किया था, एक क्लस्टर बनाया था। क्लस्टर मतलब एक गुच्छा जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी MSME CDP में भी एक गुच्छा बनाया जाएगा। अडॉप्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच फॉर इन्हेंसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर MSEs। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ में कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सके माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की। ठीक है, फिर है CLCSS, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो इट इज़ ऑपरेशनल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर MSME। MSME में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको अपग्रेड करने के लिए, हम पहले दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, मान लीजिए कि हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज करते थे, अब हम इन्हेंस टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर लोन चाहिए तो उस चीज़ के लिए ये था। जो टेक्नोलॉजी यूज करते हो, पहले मान लीजिए हाथों से जो है कार बनाई जाती थी, अब हम असेंबली लाइन यूज करना चाहते हैं, रोबोटिक्स यूज करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी के अपग्रेड के लिए ये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम को लाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो बस ये कुछ स्कीम थी जो इसकी हमने बात की। फिर से एक और फटाफट रिव्यू करेंगे। उद्यमी मित्र पोर्टल सिडबी द्वारा लाया गया था ताकि लोन मिल सके जो है हमारे MSMEs को, उनको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया जा सके। MSME संबंध है, जितने भी सरकारी तंत्र हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनको अब MSME से ही प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी, खरीदारी करनी पड़ेगी, उसके लिए MSME संबंध है। अगर MSME डिलेड पेमेंट है तो उसके लिए पोर्टल लाया गया है, इसे MSME समाधान कहा गया। ठीक है, अगर मान लो पेमेंट नहीं हो रही, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, तो उसकी कंप्लेंट जो है MSME डिले पेमेंट पोर्टल पर की जाती है। डिजिटल MSME स्कीम में जितनी भी MSME है उनको डिजिटलाइज करने का उद्देश्य रखा गया, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह यूज करके, और जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो भी टूल्स वगैरह हैं, जो भी प्रोसेस एप्लीकेशन, उनको यूज करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा सब्सिडी दी जाती है। मतलब कहने का, मान लो 1 करोड़ का लोन दिया गया तो 15 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 15 लाख तो तुम्हें वापस करना ही नहीं है, तो वो चीज़ है PMEGPY स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे आर्टिशियन हैं, उन सबको एक क्लस्टर बनाया जाता है, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, उनको कम्पिटिटिव बनाया जाता है, मार्केट में उनको अवेलेबल कराया जाता है, विदेशों में उनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। एस्पायर, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, दिख ही रहा होगा कि इनोवेशन बढ़ावा देंगे, रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। तो इसमें क्या होगा भाई, अब ये सारे बढ़ावा दोगे तो नई जॉब क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, जो हमारे MSME प्रोडक्ट बनाते हैं वो इंटरनेशनल स्तर पर कंपटीशन लेने लायक हों, इसी के लिए ये स्कीम लाई गई थी। जैसे बोलते हैं नहीं, हमारे फ़ोन उतने लायक नहीं है जितने फ़ोन जो है उनके लायक हैं, है ना। अभी कुछ फ़ोन हमारे देश में, लावा वगैरह हमारे देश के बने हुए फ़ोन हैं, ठीक है ना, लेकिन देखिए आप वो कंपटीशन नहीं ले पा रहे हैं हम, जो हमें iPhone या फिर MI वगैरह से लेना चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए लेकर आए थे कि भाई जो है प्रोसेस, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इन सबको हम अपग्रेड करें, इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को काबिल बना पाएँ। ठीक है, उसके बाद में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MSc CDP एडॉप्ट क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच की जाएगी यहाँ पर, जिससे प्रोडक्टिविटी, कम्पिटिटिवनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़े। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, तो इसमें क्या होता है कि जो MSMEs हैं वो अपनी अगर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहती हैं तो उसके लिए स्कीम लाई गई थी। टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच।